हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन का 74वां दिन है। 3 कृषि कानून को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं झज्जर और सोनीपत में भी इंटरनेट सेवा बहाल हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया और वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उससे पहले दिल्ली के ITO पर किसानों की पुलिस से झड़प हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं, आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस आरोप की जांच करेगी। टिकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 किसानों ने दम तोड़ा। जिंद के गांव सिंगवाल के रहने वाले किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तलाशी के दौरान मृतक किसान के कब्जे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई है। उधर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के रहने वाले 2 किसानों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मृतक किसानों के साथियों का कहना है कि ये दोनों किसान लंबे वक्त से किसान आंदोलन से जुड़े थे। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर अब तक 30 किसान दम तोड़ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा मृतक किसानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार बात नहीं मान रही है, आंदोलन तीखा होना चाहिए। वहीं बुजुर्ग किसान का कहना है कि आंदोलन में भी जान दे देंगे, लेकिन कृषि कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। झज्जर जिले में 10 दिन के बाद फिर से इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दस दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लास में भी परेशानी आ रही थी। साथ ही लोगों में नाराजगी भी है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गहरा असर पड़ा है। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे वकील सिंघू बॉर्डर पर वकीलों ने इकट्ठा होकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। ये वकील पंजाब के मलेरकोटला से सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। वकीलों ने कहा कि सभी राज्यों के वकील किसानों के मुकदमे फ्री में लड़ेंगे। वकीलों का कहना है कि वो उनकी कानूनी मदद करेंगे। वकीलों ने कहा कि 26 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में किसानों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। हिसार के हांसी लघु सचिवालय पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दे रहे वकीलों पर एक कार सवार युवक ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। वकीलों ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और तेज रफ्तार कार धरना स्थल के बीचों बीच से सीधे निकल गई। घटना के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार चालक और उसमें सवार युवकों को ढाड़ा के पास पकड़ा। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे के धुत में थे। DSP विनोद शंकर और SHO दलबीर सिंह ने आरोपी युवक पर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनी लगाए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा आर्टिस्ट है और कनाडा में रहता है। आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाकर भेजी है। सोढी राणा ने बताया कि वो कला और हुनर के जरिए आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद किसानों और उनसे जुड़े लोगों की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर उन किसानों को याद कर रहे हैं ताकि आंदोलन कर रहे लोगों को याद रहे अपने हक की आवाज उठाने में कितने लोगों ने शहादत दी है। ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो रही है। किसान पिछले 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का तानाशाही रवैया है। किसान जन जागरण अभियान के तहत इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला टोहाना के गांव समैन पहुंचे। अभय ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा से पहले शहीद किसान शमशेर सिंह के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना के कारण लंबे समय के बाद सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक बार फिर राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में सीएम ने पेंटिंग बनाते बच्चों के साथ बैठकर उनकी पेंटिंग कला देखी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर कार्यक्रम की एक थीम होती है। सीएम ने कहा कि आगे भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसकी थीम होनी चाहिए। बता दें कि इस राहगिरी कार्यक्रम की थीम सड़क सुरक्षा रही और वहां पहुंचे सभी लोगों को सीएम मनोहर लाल ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को लगभग 86 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने करनाल महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण भी वितरित किए। कृषि कानूनों पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि ये अशोभनीय है और ये हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। वहीं से मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत का रास्ता महज एक कॉल की दूरी पर है और जल्द बातचीत का रास्ता खुलेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के सर्जरी को मंजूरी मिलने के सरकार के फैसले के खिलाफ आईएमए के डॉक्टरों ने आज भूख हड़ताल की। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में सिरसा में और पूरे देश में आईएमए ने यह जंग छेड़ दी है। आईएमए डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिक्सोपैथी पर लिया गया निर्णय लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सकों के सर्जरी करने से अनहोनी हो सकती है, जिससे लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 71 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से गुरुग्राम में 15, फरीदाबाद में 12, पंचकुला में 11 और कुरुक्षेत्र में 4 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 112 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। बता दें कि हरियाणा में कुल 2,68,364 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। गुहाना में लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति बदलती जा रही है। दरअसल गुहाना में पिछले 20 दिन में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। नागरिक हॉस्पिटल के
एसएमओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या कम होने से मेडिकल में सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लगातार मेडिकल में ओपीडी की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मेडिकल में आने वाले नॉन कोविड मरीजों को दाखिल भी करना शुरू कर दिया गया है। पहले कोविड मरीजों को देखते हुए मेडिकल में ओपीडी सेवा को कम कर दिया गया था। सिरसा को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सोमवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। नागरिक अस्पताल सहित करीब 15 से 20 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के दौरान दूसरे चरण में पुलिस कर्मचारियों, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत राज एसोसिएशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। मामले की जानकारी नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दी। गौरतलब है कि कोरोना से मुक्त के लिए वैक्सीन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें 6000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया है। अब दूसरे चरण के दौरान वैक्सीन की डिमांड अचानक बढ़ने के चलते सोमवार को मेगा ड्राइव चलाने का फैसला लिया गया है। जिले में सुबह शाम हो रही धुंध रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा लाभ हो रहा है। अगर पाला नहीं पड़ता तो ये मौसम रबी की फसलों के अनुकूल है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम से रबी की फसलों की अच्छी पैदावार होगी। खासकर गेहूं की फसल का अच्छा फुटाव होगा। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि जिले में मौसम के लिहाज से इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। सरसों की फसल को अभी सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, लेकिन नहरों में पानी की कमी को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल और अन्य संसाधनों से सरसों की फसल की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दुकानों पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में ये कार्रवाई की गई। टीम ने दुकान संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट क्राइम के एएसआई अमर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्चों से दुकानों पर काम कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। सोना में स्टेडियम के अभाव के चलते यहां के युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना का सपना देखने वाले युवाओं को तैयारी करने के लिए सड़कों पर दौड़ना पड़ता है। उसी ओलंपिक में जाने की चाह रखने वाले भी स्टेडियम के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते। सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कोई साधन नहीं है, न किसी तरह का स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और न ही दौड़ने के लिए किसी तरह का कोई ट्रैक बनाया गया है। मजबूरी में सड़क पर दौड़ना पड़ता है, जहां पर यह डर बना रहता है कि दौड़ के दौरान कोई वाहन चालक किसी को अपनी चपेट में न ले ले। लेकिन इस बात की परवाह न तो स्थानीय प्रशासन को है और न ही जनप्रतिनिधियों को। आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय बिश्नोई ने मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी अब 101.5 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। प्रति वर्ष 7.5% के हिसाब से लाखों रुपए के अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी मार्केट कमेटी पर पड़ रहा है। अजय बिश्नोई ने कहा कि 2014 से 2020 तक कमेटी द्वारा किसी भी नई मंडी का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि कमेटी के कर्ज के सहारे चलने के कारण नई मंडियों का विकास भी थम सा गया है। बॉक्सिंग में नाम कमा चुके भिवानी के नौजवान अब निशानेबाजी में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित हुए निशानेबाजी के मुकाबले में भिवानी के शूटर हर्षित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रोहतक में 5 दिनों का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें 5 राज्यों से शूटर रोहतक पहुंचे।
इस दौरान भिवानी के लक्ष्य शूटिंग एकेडमी से 39 शूटर शामिल हुए जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर हर्षित ने बताया कि अब उसका लक्ष्य खेलो इंडिया और फिर ओलंपिक है। लक्ष्य एकेडमी संचालक और कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हमारे 10 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। पानीपत के राजपुताना बाजार में एक किराना स्टोर पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानदार पर हमला किया गया। हमले में दुकानदार संजय मेहता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भेजा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि जब वो रात के समय अपनी दुकान को बंद कर घर जाने की तैयारी में थे, तब कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और उनके गले में हाथ डालने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 56 के हाउसिंग बोर्ड के पानी के टैंक में डूबने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो काफी समय बाद बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे पानी के टैंक में डुबोकर जानबूझकर मारा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोहारू में कुछ बदमाशों ने ताश खेल रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं ग्रामीणों ने भी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। टोहाना के सीआईए स्टाफ ने जाखल के एक युवक से भारी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। डीएसपी बीरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए टोहाना के जाखल बस अड्डा के नजदीक से एक युवक से 9800 नशीली गोलियां बरामद की गई। साथ ही 60 शीशी कोरेक्स की भी जब्त की गई है। आरोपी युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि ये इन नशीली दवाओं को कहां से लाया था और कहां बेचने की तैयारी थी। बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशीली पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी 2 गाड़ियों से 300 किलो गांजा भरकर ला रहा था और इसको पूरी दिल्ली में सप्लाई करना था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों पर पहले से एनडीपीएस एक्ट के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। फटाफट हरियाणा में इतना ही, लेकिन